ऑनेस्टली बहुत बड़ा कंसर्न है मार्केट के लिए। और मैं, अगर आप मेरे को ऑनेस्टली पूछोगे कि मार्केट में मेरे को एक थ्रेट क्या लगता है, तो दैट इज द ओनली थ्रेट। यू डोंट हैव टू बैट इन मार्केट लाइक वीरेंद्र सहवाग। अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको ड्रेविड बनना पड़ेगा यहाँ पे। सर ऐसा क्या होगा कि 2020 के बाद हर कोई पैसा कमा रहा है, तो पैसा लूज कौन कर रहे हैं? And he is being generated 66% CAGR return. 66% CAGR return for last 40 years. लेकिन हाँ, वो जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही और अभी भी बढ़ रही है। तो सर आप अपने एक्सपीरियंस से हमें बताएं सच कि वाई जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं वो पैसा मार्केट में लूज क्यों करते हैं? ये बहुत ज्यादा आई थिंक कंसर्निंग गवर्नमेंट के लिए भी रहा है जो एपिसोड हुआ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज वी हैव विद अस सीए आशीष भैती, एक ऐसा नाम जो स्टॉक मार्केट के वर्ल्ड में अपनी शार्प एनालिसिस और डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए जाना जाता है। आप में से कई लोग रोज सुबह उन्हें सीएनबीसी पर देखते होंगे, बट आज वो हमारे बीच में है। वी आर गोइंग टू हैव ए फुल पॉडकास्ट विद हिम एंड वी आर ट्राइंग टू डिकोड द ट्रेडिंग कम्युनिटी एक क्लियर डायरेक्शन देने के लिए। उनकी मार्केट रीडिंग, काम अप्रोच और डाटा बैक्ड व्यू पॉइंट्स उन्हें ट्रूली स्टैंड आउट बनाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये इंसाइटफुल सेशन विद सीए आशीष भैते जी। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू मोहित जी। Sir, my first question to you, how you choose stock market as a full-time career option after qualifying as a CA? ऑनेस्टली मोहित जी बहुत इजी था क्योंकि थर्ड जनरेशन इनटू द मार्केट हूँ, बट ये कंफर्म नहीं था सीए बनने का कि मार्केट में ही जाना है। ये क्लैरिटी थी कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करनी है और मर्जर एंड एक्विजिशन साइड में जाना है। बट बैड लक था कि 2008 में पास आउट हुआ तो मार्केट थोड़ा सा खराब था, बट लकीली जेपी मॉर्गन में जॉब मिल गई थी एज ए एनालिस्ट, तो वो एक बहुत बड़ा किक स्टार्ट मिला। एंड उसके बाद देन आई गॉट इनटू जेपी कैपिटल एंड देन वेंट टू सिंगापुर। तो प्रोफेशनली ट्रेडिंग करियर स्टार्ट हुआ, तो इट वाज वेरी इजी जर्नी आई विल से। और एक सीए के टाइम पे ये क्लैरिटी थी कि मेरे को ऑडिट या कन्वेंशनल सीए साइड में नहीं जाना था। तो आई प्लान्ड आउट माय करियर, दो इट वाज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि उस समय 2008 में, जैसे आपको याद होगा, कि बहुत बुरा मार्केट था। जेपी मॉर्गन में हम लोग 700 जनों ने इंटरव्यू दिया, सिर्फ 4 जनों का सिलेक्शन हुआ था। इट वाज अ टफ टाइम, बट थोड़ी सी प्रिपरेशन अच्छी थी इसलिए वो इजीली हो गया, जॉब मिल गया। सर सेकंड क्वेश्चन में सीधा मुद्दे पर आता हूँ। इस साल बीइंग ए सीए जो क्लाइंट्स का मेरे से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो पूछे, मैं चाहूंगा कि आप उसका आंसर दें। सर निफ्टी बीइंग इन रेंज बाउंड फ्रॉम आई थिंक मोर देन 1.5 ईयर, तो सर आप निफ्टी को 2026 में कैसे देख रहे हैं? सर मुझे निफ्टी को अभी जो ट्रैक कर रहा है सबसे बड़ा एक आईटी सेक्टर है, जिसका एक बहुत वेटेज वाला कंट्रीब्यूशन है। अगर आप आईटी लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स देखोगे तो कुछ आईटी स्टॉक्स अपने 2022 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं, और उसका एक मेन रीजन है एआई, जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है आईटी सेक्टर को एज अ स्पेस। और ट्रम्प की डील जो कि ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रही है, डॉलर जिस हिसाब से आपने देखा मूव किया है, वो इम्पैक्ट है। तो मुझे लगता है कि अगर ट्रेड डील हो जाती है तो दिस विल बी अ वेरी बिग बूस्ट। बट अगर वो नहीं भी होती है, जो गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिव काम किए हैं, अगर आप देखो इस साल में 5 ऐसे इवेंट्स हो गए, आरबीआई के 2 कट्स हो गए, रेपो रेट के कट्स हुए, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हुई, टैक्स रेट कम हुए, जीएसटी कम हुए। आप बताओ एज अ सीए आपने इतने रिफॉर्म्स एक साल में कब देखे थे? तो गवर्नमेंट इज वेरी प्रोएक्टिव, गवर्नमेंट इज हेल बाउंड कि हमको इकोनॉमी को एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट मोड पे रखना है। एंड आई थिंक उसका इम्पैक्ट आपको नेक्स्ट 2 क्वार्टर में मार्केट में देखने मिलेगा। और जैसे ही अर्निंग्स आएगी, प्राइसेस ऑलवेज फॉलो अर्निंग्स, तो अर्निंग्स आते ही आपको प्राइसेस भी वापस भागते हुए देखने मिलेंगे। सर अगर आपसे मैं एक एस्टिमेट लूं, 2026 में निफ्टी में आप कितनी % टर्न देख रहे हैं? देखिए लास्ट ईयर कोई रिटर्न आया नहीं। निफ्टी का एज कैगर जो रहता है एनुअलाइज्ड, वो 12 से 14% रहता है और वो रहेगा ही। तो अगर इस साल नहीं आया है, अगर नेक्स्ट ईयर उसको कैचअप करना है, तो आई अज्यूम एनीवेयर बिटवीन 15 to 20% निफ्टी नेक्स्ट ईयर आउट रिटर्न्स दे सकता है। सर जैसे आपने अभी आरबीआई का डिस्कस किया, तो रिसेंटली आरबीआई ने 0.25% रेट कट की है, तो इससे एफडीज पे रेट डेंट आने वाला है। तो सर क्या आपको लगता है कि जो ये सारा पैसा एट प्रेजेंट एफडी में है, क्या वो मार्केट में आएगा? सर एब्सोल्युटली, बहुत बड़ा पैसा मार्केट में आ रहा है ऑलरेडी। आप देखिए म्यूचुअल फंड के इनफ्लोज $3 बिलियन हर मंथ के इनफ्लोज है, और इस मंथ भी रिकॉर्ड इनफ्लोज आए हैं। और ये एफडी या इंटरेस्ट रेट जैसे ही कम होता है, ये साइकिल या ये मनी फ्लो पूरा इक्विटी की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। और हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। डोमेस्टिक वी आर ऑलवेज
हम हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी रहे, वी आर नेवर अ प्रो कंजम्पशन इकोनॉमी। तो इन्वेस्टमेंट इज काइंड ऑफ इन आवर डीएनए इंडियंस के लिए। और अब वही हम देख रहे हैं कि एक वापस इक्विटी इन्वेस्टमेंट का कल्चर अब चालू हो रहा है। स्मॉलर टाउन, स्मॉलर टायर 3, टायर 4 cities are contributing more towards the growth of these mutual funds and direct equity. So ये पैसा तो बहुत बड़ा आने ही वाला है मार्केट में। This will also give a very big boost to the market and the overall stocks. सर अभी इसी क्वेश्चन में से मेरा अगला क्वेश्चन है कि डोमेस्टिक पैसा तो बहुत आ रहा है, बट व्हाई एफआईआई आर सेलिंग? Why FIs are selling? देखिए उसके बहुत सारे रीजंस है। एक रीजन तो ये भी है कि FIs को अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिल रही है दूसरे मार्केट्स में। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, Hyundai कोरिया is available at 13K PE और वहीं Hyundai इंडिया is almost trading 30+ के PE पर। तो एक वो बहुत बड़ा कंसर्न है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ग्लोबली बहुत सारे मार्केट अपॉर्चुनिटीज है। अब JP Morgan बैंक इज चीपर देन HDFC बैंक इन टर्म्स ऑफ PE वैल्यूएशन और ग्रोथ भी है वहां पे। तो यस, उनके लिए सिंस अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, दे आर मूविंग। सेकेंडली हमने देखा है कि मनी फ्लोज वहां पे अभी बहुत सारा पैसा प्रेशियस मेटल्स में भी जा रहा है। आप ये देखिए गोल्ड एंड सिल्वर की जो रैली हुई है, तो दे फॉलो यूजुअली द मोमेंटम। और जिस हिसाब से अब ये 2-3 क्वार्टर में अपने नंबर्स यहाँ पे अच्छे देखने मिलेंगे, दे विल कम बैक टू इंडिया ऑल्सो। सर अभी जैसे आपने गोल्ड का जिक्र किया, तो क्या सर आप खुद गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं? एंड एट प्रेजेंट रेट पे गोल्ड पे इन्वेस्ट करना बनता है? जी, मैं गोल्ड में तो ऑब्वियसली हर इंडियन इन्वेस्ट करता है और नहीं भी करे तो वाइफ करवा देती है। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जरूर है, लेकिन यस मैं गोल्ड में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, MCX पे ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि कमोडिटी मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड जोन्स टाइम पे ट्रेड होती है। अगर आप मेरे से ऑनेस्टली पूछेंगे इन्वेस्टमेंट गोल्ड या सिल्वर में भी करना चाहिए, यस करना चाहिए। जिस हिसाब से चाइना की बाइंग चल रही है गोल्ड सिल्वर में और जिस हिसाब से ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, आप देखिए $62 को भी ब्रेकआउट दे दिया सिल्वर ने, गोल्ड भी अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे चल रहा है। ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, ये यहाँ से भी बढ़ेगा। तो एवरी डिप कैन बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। सर गोल्ड तो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बट डॉलर भी चल रहा है, उसका सर अपने इंडिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कितना प्रेशर आने वाले टाइम में आने वाला है? क्या लगता है कि सर इसका सोल्यूशन गवर्नमेंट कैसे निकालेगी? जी देखिए, मेरे को तो लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट वांट्स की डॉलर थोड़ा सा रुपी थोड़ा डिप्रिशिएट हो जाए, सो दैट इंडियन एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट हो। जब तक ये ट्रेड डील नहीं हो रही है, इंडियन बिकम्स कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट में। इसलिए RBI इंटरवीन नहीं कर रही है, इट इज लेटिंग द मनी और रुपी टू बी अ फ्री मार्केट। तो रुपी को वो अपना बेस या प्राइस डिस्कवरी खुद करने दे रही है। जैसे हम सुनते थे कि RBI इंटरवीन कर रही है, RBI इंटरवीन कर रही है। मेरे को लग रहा है कि अब RBI ने इंटरवीन थोड़ा कम करना बंद कर दिया है, थोड़ा कम कर दिया है, उस मैग्नीट्यूड में नहीं कर रही है, एंड विच इज पॉजिटिव। तो हमारे जो इंपोर्ट्स होंगे वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, तो इंपोर्ट्स कम होंगे और एक्सपोर्ट्स के लिए इसको क्लियर बेनिफिट मिलने वाला है इसको। जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आपने कहा कि निफ्टी रेंज बाउंड है ड्यू टू निफ्टी IT। तो सर आने वाले 2-3 साल के लिए क्या निफ्टी में एट प्रेजेंट ETF के थ्रू या शिफ्ट मेथड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या अभी थोड़ा सा टाइम आने का वेट करना चाहिए? सर ऑनेस्टली निफ्टी IT ना एक बहुत इंटरेस्टिंग जंक्चर पे खड़ा है, जहाँ पे हम लार्ज कैप IT में प्रेशर देख सकते हैं और वहीं मिड कैप IT दे कैन आउट परफॉर्म। ये जो पूरा AI या क्लाउड का कंप्यूटिंग चल रहा है या AI ML मशीन लर्निंग का चल रहा है, लार्ज कैप IT को इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। अगर आप TCS और के भी कॉन्ट्रैक्ट्स देखें जो 5-5 साल के रिन्यूअल होते थे, और वो 1-1 साल के रिन्यूअल कर रही है US की कंपनियां। दूसरी, ये बड़ी कंपनियां जो है दे ऑलवेज चेज बिग $1 billion प्रोजेक्ट्स। अब कोई भी कंपनी $1 billion प्रोजेक्ट्स अभी कमिट करने के लिए तैयार नहीं है। दे आर रेडी टू डू अ स्मॉल 100 million प्रोजेक्ट, 150, 200 million प्रोजेक्ट। तो ये जो छोटी मिड कैप कंपनीज है IT की, एक उनकी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत फास्ट होती है, दे कैन शिफ्ट टू टेक्नोलॉजी। अगर आप समझ लीजिए अगर पाइथन नहीं चल रहा है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो दे कैन मूव वेरी फास्ट कंपेयर टू दीज बिगर प्रोडक्ट। और इंडियन IT का एक दुर्भाग्य रहा है कि वी हैव बीन इतने हम एडवांस होकर भी हम सिर्फ सर्विसेज पे ओरिएंटेशन किए हैं, वी नेवर वेंट इनटू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आज भी आप देखिए बड़े IT कंपनीज के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। व्हेन आई एम सेइंग प्रोडक्ट, हम IT समझते हैं जैसे SAP एक प्रोडक्ट हो गया, या इंस्टाग्राम भी एक प्रोडक्ट है जिसकी कोई
एब्सोल्यूट मोनोपोली है, तो वैसा इंडियन आईटी के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है. इट्स ऑलवेज बीन अ सर्विस कंपनी व्हिच इज हैम्परिंग इंडियन आईटीज. दूसरा, लार्ज कैप इंडियन आईटीज हैज ऑलवेज बीन जो डिविडेंड या बायबैक करके इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स को पैसा दिया, वो अब इनको हॉन्ट कर रहा है. दे नेवर वेंट फॉर इनऑर्गेनिक ग्रोथ. जैसे आपने पढ़ा होगा बीच में कि जो इन्फोसिस के एक्स सीईओ थे, दे वांटेड टू इन्वेस्ट बिग मनी इनटू ओपनएआई, एंड अगर वो हो जाता तो इन्फोसिस की वैल्यूएशन ऑलमोस्ट डबल हो सकती थी. बट पुराने जो कंजर्वेटिव फाउंडर्स थे, दे सेड नहीं, अभी ओपनएआई जैसे लॉस मेकिंग वेंचर्स पे प्रॉफिट, आप पैसे मत लगाओ. लेकिन अगर आप वैसे देखोगे नैस्डैक को या S&P यूएस को देख लो, S&P में 500 स्टॉक्स है, उसमें से सिर्फ 7 जो स्टॉक्स है दे हैव आउटपरफॉर्म्ड. 493 स्टॉक्स ने बहुत मार्जिनल गेन दिया 3 to 5% के बीच में. बट नैस्डैक या S&P के पूरे आउट परफॉर्मेंस का रीजन एआई बना है. तो हमने ये थोड़ी सी बस मिस की है, स्पेसिफिकली लार्ज कैप आईटी. बट आई थिंक दे शुड कैच अप, दे शुड डू द कैच अप, अदरवाइज देयर विल बी अ बिग प्रॉब्लम. आप देख रहे हो टीसीएस में ऑलरेडी फायरिंग चल रही है. हमने सुना कि टीसीएस ने मास ले ऑफ किया. इन्फी में भी न्यू हायरिंग उससे अग्रेसिवली नहीं हो रही है. तो हम एज अ फर्म वी आर वेरी बुलिश ऑन मिड कैप आईटी, बट वी आर एट द सेम टाइम वेरी कंजर्वेटिवली और नेगेटिव ऑन लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स. सर, फाइनल आंसर क्या है? शुड वी इन्वेस्ट बाय सिप मोड और नॉट? We should invest, but we should invest in selective small mid-cap IT stocks. Okay. Stocks like say Persistent, LTTS. These are not buy-sell recommendation, but I'm just giving you who qualifies as a mid-cap IT. So they have more potential to outperform this entire IT का जो shift चल रहा है. सर, अभी आपने डिस्कस किया AI के रिगार्डिंग, तो सर जैसे एट प्रेजेंट एल्गोरिदम बेस्ड ट्रेडिंग आ चुकी है, सर उसको आप कैसे देखते हैं ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिशनल ट्रेडिंग और एल्गोरिदम बेस्ड ट्रेडिंग में? जी, एल्गोरिदम ट्रेडिंग मैं बोलूंगा इट्स नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट. यस, मासेस के लिए इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट. जिम सिमॉन्स करके एक बहुत बड़े यूएस के हेज फंड मैनेजर रहे हैं. वो 1990 से एल्गोरिदम ट्रेडिंग कर रहे हैं. इनफैक्ट उससे पहले से 1990 से तो उन्होंने बहुत अग्रेसिवली किया है. एंड ही इज बीइंग जनरेटेड 66% कैगर रिटर्न. 66% कैगर रिटर्न फॉर लास्ट 40 इयर्स. 40 साल के कंपाउंडिंग इस तरीके के रिटर्न्स उन्होंने जनरेट किए. तो एल्गोरिथम ट्रेडिंग इज ऑलवेज देयर, बट ये बहुत एलीट क्लास पे था या बहुत सिलेक्टेड हेज फंड्स कर रहे थे. अब वो इकोसिस्टम आ गया है कि रिटेल भी उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहा है. और इट इज अ बिग चांस फॉर द रिटेल कि जो हम ट्रेडिंग में बोलते हैं कि बहुत सारे ट्रेडर्स लूज करते हैं पैसा, वो एक बहुत बड़ा रीजन है उसका कि ह्यूमन साइकोलॉजी आ जाती है बीच में. अगर वही वो एल्गोरिदम या मैकेनिकल ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे तो वो साइकोलॉजिकल पार्ट को वो केटर कर सकते हैं. उसका जो ड्रॉबैक है उसे वो हटा सकते हैं एंड दे कैन शिफ्ट टू एक सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग. तो एल्गोरिथम ट्रेडिंग इज जस्ट अ सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग एंड दिस इज द फ्यूचर. अगर आप बोलोगे कि कैन एल्गोरिथम ट्रेडिंग विल रिप्लेस कन्वेंशनल ट्रेडर और विल एआई विल रिप्लेस कन्वेंशनल ट्रेडर, my answer would be no. But my answer would be on this: any trader who's using AI will replace the trader who's not using AI. तो ये हर सेगमेंट में होगा. अगर आप वैसे देखोगे CA भी जो AI यूज कर रहा है will replace or power CA who's not using AI. तो कोई भी प्रोफेशन में अगर आप AI नहीं यूज कर रहे हो आप पीछे रह जाओगे. सर जैसे अभी आपने डिस्कस किया कि रिटेल ट्रेडर्स लूज मनी, बट सर पीछे एक डाटा आया है कि 98% ऑफ द ट्रेडर्स लूज मनी. तो सर आप अपने एक्सपीरियंस से हमें बताएं इसका करेक्ट कि वाई जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं वो पैसा मार्केट में लूज क्यों करते हैं? देखिए, डेटा तो अभी पब्लिश हुआ है, बट ये नोन फैक्ट था कि हमेशा सही था कि 90% या 95% ट्रेडर्स भी पैसा करते हैं, 5% भी लेके जाते हैं. मेन उसका रीजन है ट्रेडर्स या रिटेल ट्रेडर, उनमें जो स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट है वो चैप्टर ही नहीं पढ़ा. और दिस इज द ओनली डिफरेंस और आई से मेजर डिफरेंस. जो बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स है या जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स है उस लॉस को या रिस्क मैनेजमेंट पर सबसे ज्यादा वेटेज देते हैं. और रिटेल ट्रेडर एक हैबिट है कि उसने ले लिया तो उसे बेचा नहीं जाएगा जब तक वो प्रॉफिट में नहीं आता, तो लॉस काटना नहीं आता. और आई कैन गारंटी यू जिस दिन कोई भी ट्रेडर लॉस काटना सीख जाता है उस दिन से वो प्रॉफिटेबल बन जाता है. तो
कोई भी ट्रेडर को अगर प्रॉफिटेबल बनना है उसे लॉस काटना तो सीखना पड़ेगा। बिहेवियर फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई थिंक हर ट्रेडर ने बिहेवियर फाइनेंस के बारे में पढ़ना चाहिए। बहुत सारी बुक्स उस पर ऑलरेडी लिखी गई है, बहुत सारा लिटरेचर ऑलरेडी इसमें रिसर्च हो चुका है। अब बिहेवियर फाइनेंस ये बोलता है कि व्हेन इट कम्स टू मनी वी आर नॉट एज स्मार्ट एज वी थिंक, इनफैक्ट वी आर डम व्हेन इट कम्स टू मनी। एंड यही कॉन्सेप्ट बिहेवियर फाइनेंस के सारे कॉन्सेप्ट ट्रेडर्स के भी लाइफ में होते हैं। जितने बायसनेस हमने पढ़े हैं, भले वो फोमो हो या कॉग्निटिव बायसनेस हो, वो सारे मेन रीजंस है कि ट्रेडर पैसा लूज करते हैं। सर कल ही मैं अपने इंस्टाग्राम चेक कर रहा था तो 100 ऑफ ऐसी वीडियोस आपको इसमें मिल जाएंगी जिसमें ट्रेडर अपना प्रॉफिट शो करते हैं कि हम डेली 25 लाख कमा रहे हैं, 25 लाख कमा रहे हैं, 3 लाख कमा रहे हैं। सर ऐसा क्या हुआ कि 2020 के बाद हर कोई पैसा कमा रहा है तो पैसा लूज कौन कर रहा है? ये बहुत सैड पार्ट है इंडियन मार्केट का, ये क्लिकबेट इकोनॉमी बन गई है। ये जो ट्रेडर्स अपना पब्लिश करते हैं M2M या इतना कमा रहे हैं, या फैंसी लाइफस्टाइल, या मैंने ये गाड़ी खरीदी, मैं दुबई ट्रिप किया, मोस्ट ऑफ देम इज जस्ट कि आपको कोई कोर्स बेच सके। ये क्लिकबेट दिया जाता है रिटेल इन्वेस्टर को कि देखो मैंने बना लिया, आप भी बना सकते हो। इतना इजी नहीं है, और इतना इजी अगर उसके पास होता तो कभी भी अपनी स्ट्रैटेजी पब्लिकली डिस्कस नहीं करता। अभी आप देखिए अब्दुल साठे के केस में भी सेबी ने ऑर्डर निकाला है और बहुत बड़ी पेनल्टी लगाई है। वहां पे भी सेबी ने यही बोला है कि आपके सारे जो उनके स्टूडेंट्स थे वो सारे लॉसेस में हैं, वो खुद लॉसेस में, और वो कंटिन्यूसली शेयर मार्केट सिखा रहे हैं और ये बोल के सिखा रहे हैं कि देखो मैंने इतना पैसा कमाया, या मेरे इन्वेस्ट जो स्टूडेंट्स है उन्होंने इतना पैसा कमाया, जबकि वही स्टूडेंट्स एक्चुअली लॉस में है। तो इसमें मेरे को लगता है कि सेबी बहुत अच्छा काम कर रही है। ये जो गलत प्रैक्टिसेस चल रही है मार्केट में उसे रोकने के लिए, लेकिन एज अ बायर, एज अ इन्वेस्टर, एज अ यूजर वी हैव टू बी वेरी, जिसे बोलते हैं ना, जागो ग्राहक जागो। हमें भी हमारा थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए कि कोई भी अगर पैसा कमा रहा है तो इतना फ्लैश नहीं करेगा, और अगर कर रहा है तो दिस कैन बी समथिंग फिशी। वो थोड़ा सा हमने भी अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर करना। सर आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, अगर आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज आंसर करें। आप अब तक की अपनी जर्नी में हमने कोई अपनी हाईएस्ट या बिगेस्ट रिटर्न बता सकते हैं किसी कंपनी में, कहीं शेयर आपने कमाई है? जी देखिए, मैं तो F&O में ट्रेड करता हूँ, और मैं जो F&O के शेयर्स में ट्रेड करता हूँ, वहाँ पे मल्टी बैगर नहीं बनते, बट वहाँ पे कुछ स्टोरीज रहती है जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से रिटर्न मिलता है। मेरे लाइफ की सबसे अच्छी रिटर्न वाली स्टोरी रही बजाज फाइनेंस। एक बहुत ब्यूटीफुल स्टॉक रहा है ये, और मुझे लगता है कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी प्ले करने के लिए बजाज फाइनेंस से बेटर स्टॉक नहीं है। ये बात बता रहा हूँ, जब पेटीएम का IPO आने वाला था, बहुत हाइप था, पेटीएम का IPO आ रहा है, पेटीएम विल डिस्टर्ब द मार्केट, जो पुराने कन्वेंशनल NBFCs है उनको बड़ा प्रॉब्लम होगा, और इसी कॉन्टेक्स्ट में बजाज फाइनेंस का स्टॉक 30% तक तोड़ दिया था अपने ऑल टाइम हाई से, और आई सॉ इट एज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। पेटीएम वाज अ लॉस मेकिंग कंपनी, बजाज फाइनेंस वाज अ सुपर प्रॉफिटेबल कंपनी, और मुझे लगा कि इसमें मैंने बहुत बड़ा पैसा डालना चाहिए। कोविड के बाद की बात है, मैंने बहुत बड़ा पैसा उस समय बजाज फाइनेंस में लगाया, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आपको पता है पेटीएम का IPO खुला और वो कभी आज तक भाव नहीं देखने मिला है, और बजाज फाइनेंस जैसी पेटीएम का IPO खुला और उसके बाद इट अगेन मेड अ न्यू हाई। अब तो मैंने डेरिवेटिव्स में पोजीशन ली थी, लेवरेज पोजीशन थी, उसमें उसने 30% तो रिकवर किया ही, और वहां से उसने और अनदर 15% का हाई लगाया था। तो 40-45% ऑन अ लेवरेज अकाउंट वाज ऑलमोस्ट लाइक आई विल से होम रन फॉर मी। तो उससे बड़ी ट्रेड आज तक मिली नहीं, और मेरे को उसकी छोटी जो भी ट्रेड मिली है वो भी बजाज फाइनेंस में मिली। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपको साल में 1-2 बार ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे देता है कि वो 20-30% गिरा है और वहां से वो बाउंस करके वापस न्यू हाई लगाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी करेगा, बट आई एम सीइंग दिस स्टॉक एज अ स्पेसिफिकली एज अ वेरी गुड मैनेजमेंट एंड वेरी कंट्रोल्ड। आप एक देखो, आपको पता होगा CS को सबसे पहले लोन देने वाला ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वाज बजाज फाइनेंस। क्या दिमाग लगाया उन्होंने कि CA कभी भी चेक बाउंस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट ने लिखा है कि आप एज अ प्रोफेशन कर ही नहीं सकते हो। उन्होंने ये लगाया कि CA का डिफॉल्ट रेट सबसे कम है, अरे उसकी बुक्स उतनी अच्छी नहीं होगी, मे बी इनकम टैक्स ITR उतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है। एंड बजाज फाइनेंस ने इतने अच्छे से CA प्रोफेशनल डॉक्टर्स को टैप किया,
उनके बेसिस ऑफ डिग्री लोन देना चालू किया। ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट कंज्यूमर फाइनेंस में आज भी बजाज फाइनेंस से बड़ा कोई प्रोडक्ट नहीं है। आप कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में चले जाओ, आपको बजाज फाइनेंस वाला बंदा मिल ही जाएगा जो फाइनेंस इजीली फाइनेंस देने के लिए तैयार है। और जो हम बोल रहे हैं कि जेन जी का कंजम्पशन, या जहाँ पे जेन जी 20-25 हजार के शूज खरीद रहे हैं, या हर नया आईफोन का मॉडल उनको चाहिए, फोर फ्रंट में एक ही कंपनी रहती है बजाज फाइनेंस, वो सब कंजम्पशन को फाइनेंस करने के लिए। अगेन दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, बट इट्स वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक सो फार, सो दैट्स व्हाट आई एम। सर अभी जैसे आपने अपनी रिटर्न्स की बात की, तो मैं कल आई थिंक कल या परसों ऐसे आपके बारे में पढ़ रहा था, तो एक आपकी एक्टिवा से ऑडी की कहानी सर बड़ी फेमस है, तो कुछ इसका बताएं सर प्लीज। यानी वो देखिए एक सोशल मीडिया में डिस्कस करते हुए हुआ, वो जर्नी वैसी नहीं थी। वो जर्नी एक्टिवा टू ऑडी वो उन्होंने बना दी, बट इट वाज वेरी स्लो जर्नी। एक्टिवा के बाद ऑल्टो आई, ऑल्टो के बाद एक्सेंट आई, एक्सेंट के बाद ऑल्टेस आई, ऑल्टेस के बाद ऑडी आई। तो वो बहुत बड़ा स्टेप रहा है और हर स्टेप में बढ़ते गए ऊपर। लेकिन हाँ, वो जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही और अभी भी बढ़ रही है। लेकिन वो वन सीधा जंप नहीं था, इट वाज लाइक 5 स्टेप्स में वो जर्नी कवर हुई है। सर एक चीज जो मैं आजकल, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आफ्टर कोविड जितने भी न्यू इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फोमो के फेयर फैक्टर्स जा रहे हैं। क्या आप सर मेरी इस बात से सहमत हैं? ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि आज ओवर बर्डन ऑफ नॉलेज हो गया है। हर बंदा किसी ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे है स्टॉक मार्केट रिलेटेड। जैसी मार्केट नया ऑल टाइम हाई लगता है, सब एवरीबॉडी स्टार्ट चेरिशिंग, या अरे नया हाई लगा, नया हाई लगा। और इसके कारण फोमो क्रिएशन बहुत ज्यादा हो रहा है। और कुछ ये जो आपने बताया सोशल मीडिया, ये भी कल्प्रिट है। जो थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे स्टॉक मार्केट के, तो वो बहुत उसको एग्जैगरेट करके बता रहे हैं। तो उसके कारण लोगों को जो स्टॉक मार्केट में नहीं भी इन्वॉल्व है, उनको भी एक फोमो क्रिएट हो रहा है कि रेल में मिस कर रहा हूँ। और उसके कारण वो मार्केट में भी आ रहे हैं और थोड़ा सा इनिशियली कुछ गलत डिसीजन भी ले रहे हैं और स्टक भी हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। मार्केट यही है, मार्केट कहीं जाने वाला है नहीं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट को आप एक लॉन्ग टर्म होराइजन से देखो। आप मार्केट को ये मत समझो कि दिस इज, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, आपने बोला कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा लूज कर रहे हैं। एक रीजन ये भी है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में आते हैं एज इफ इट्स अ गोवा ट्रिप। गोवा आए हैं, सब करना है, यहाँ तो पूरी मस्ती करनी है और सब आज ही कर लेना है, क्योंकि कल तो वापस दिल्ली जाना है या लुधियाना जाना है। ये अप्रोच गलत है। आप सोचो, जैसे आप एक इसको मैरिज की तरह देखो, आप इसमें मैरिज की तरह आए हो, थिंक इट एज अ 15 ईयर 20 ईयर काइंड ऑफ अ करियर। और जब आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो, then the journey will become very different. You don't have to bat in market like वीरेंद्र सहवाग। अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको डेरिवेट बनना पड़ेगा। यहाँ पे आपको स्लोली एक एक गेन्स, एक एक पेनी ऐड करते रहना पड़ेगा पोर्टफोलियो में टू मेक अ बिग फॉर्च्यून। एंड फोमो जैसी चीजों में आपको से निकलना पड़ेगा। वीरेंद्र सहवाग हैज बीन अ गुड बैट्समैन, बट आपको उतने अग्रेशन से नहीं मार्केट को अप्रोच करना है। इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टोरी, इट्स नॉट अ T20 मैच, इट्स अ टेस्ट मैच सर। और आपको उसी हिसाब से प्ले करना है। इवन आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो, लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म स्टोरी, ट्रेडिंग इज ऑल्सो लॉन्ग टर्म स्टोरी। अगर आपको ट्रेडिंग भी करनी है तो आपको उस हिसाब से देखना है, आपको कैपिटल साइजिंग उस हिसाब से करनी है जिससे आप टेस्ट मैच खेल रहे हो। एक ट्रेड में आप 1% से ज्यादा, 2% से ज्यादा अपना कैपिटल नहीं लॉस कर सकते हो। आपने हर ट्रेड में एक फिक्स अमाउंट ऑफ स्टॉप लॉस रखना ही चाहिए। स्टॉप लॉस कैन बी बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी, कैन बी बेस्ड ऑन परसेंटेज, कैन बी बेस्ड ऑन एनीथिंग। बट आपको वो एक मनी मैनेजमेंट डिसिप्लिन वो लाना ही पड़ेगा। आप आंख बंद करके बैठ नहीं पाते इवन इन ट्रेडिंग। सर एक मैं आपसे आज की छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ। कभी मैं अपने स्टाफ के साथ बैठा हुआ था, आई एम चेकिंग कि ही इज अप्लाइंग IPO थ्रू हिज मोबाइल ऐप। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या है? कहता सर कुछ नहीं, आज मैं IPO लगा रहा हूँ, 3 दिन बाद लिस्ट होगा, जो गेन होगा मैं घर ले आऊंगा। सर उसको ना कुछ कंपनी का पता, ना डायरेक्टर्स का पता, ना कंपनी की प्रोफाइल पता। 3-4 अकाउंट खोल लिए, ही इज जस्ट अप्लाइंग IPO कि मैं 20-25% रिटर्न लेके बाहर आ गई। सर जो IPO है 100 टाइम सब्सक्राइब, 150 टाइम हो रहा है, इसको सर आप कितने शेयर फैक्टर देख रहे हैं? ये बहुत बड़ा कंसर्न है मार्केट के लिए। और मैं, अगर आप मेरे को ऑनेस्टली पूछोगे कि मार्केट में मेरे को एक थ्रेट क्या लगता है, तो दैट इज द ओनली थ्रेट कि जिस हिसाब से हम बिना सोचे समझे कर रहे हैं,
हम एक एग्जिट दे रहे हैं प्रमोटर्स को, हम एक एग्जिट दे रहे हैं एफआईज को, क्योंकि हम आंख बंद करके पैसा निकाले जा रहे हैं। तो आप देखिए इसीलिए लॉस मेकिंग आईपीओ भी आ पा रहे हैं मार्केट। अगर हम सब्सक्राइब करना छोड़ दे तो मार्केट में आएगा नहीं। और हम सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन सोच रहे, जो भी ऐसा कर रहे हो सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन सोच रहे कि मैं लिस्टिंग डे वाले दिन बेच दूंगा, और बहुत सारे आईपीओ खुल ही रहे 20% नीचे या 10% नीचे। तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर आप डेटा देखोगे तो पिछले 1-1.5 साल में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का ओएफएस ने प्रमोटर्स ने सेलिंग करी, बाय वे ऑफ ओएफएस, बाय वे ऑफ फ्रेश आईपीओ, बाय वे ऑफ जो एग्जिस्टिंग आईपीओ के एफपीओ आए हैं उससे। Hyundai was itself 26,000 करोड़ का। तो ये एक सक हो रहा है पैसा जो मार्केट से निकलकर प्रमोटर्स के पॉकेट में जा रहा है। अगर ओएफएस नहीं आता, अगर फ्रेश इश्यूएंस आता है, तो वो पैसा कंपनी में जाएगा, तो कंपनी के ग्रोथ में लगेगा। अभी क्या हो रहा है, एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स भी जिनकी लिस्टेड कंपनी है वो भी आ रहे बोल रहे मार्केट इतना फ्रेंजी हो रखा है या इतना मार्केट में एक्सुबरेंस है, वो भी अपने पैसे बेचकर, अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स बेचकर इसको लिक्विडली कैश को इनकैश करके जो पैसे को वापस फैमिली ऑफिसेज या जो बोलते हैं स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं। ये जो कैपिटल सक आउट हो रहा है, दिस इज लिटरली कंसर्निंग फॉर मी, राइट। तो जैसे कि हम सब देख रहे हैं इंडिगो जो लास्ट 2 डेज से तो का जो हाल है, तो मेरा क्वेश्चन नो रिलेटेड टू शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से नहीं है। एज ए कंट्री शुड वी डिपेंडेंट ऑन 1 or 2 कंपनी? जैसा इंडिगो का हमने देखा है, क्या फ्यूचर में नेक्स्ट इंडिगो कुछ ना कुछ हो सकता है? ये बहुत ज्यादा आई थिंक कंसर्निंग गवर्नमेंट के लिए भी रहा है। जो इंडिगो एपिसोड हुआ, एक एयरलाइन ने पूरे कंट्री की इमेज खराब कर दिया। हम एक तरफ 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और एक एयरलाइन कोलैप्स होते ही हमारा पूरा सेक्टर, एविएशन सेक्टर पूरा कोलैप्स हो गया। हमने एयरपोर्ट्स पे देखे बहुत पेनफुल सीन्स थे, लोग फंस गए, लोगों ने अपनी शादी के रिसेप्शन ऑनलाइन अटेंड किए, कोई अपने रिलेटिव्स के फ्यूनरल पे नहीं जा पा रहा था। तो मुझे लग रहा है कि यस, गवर्नमेंट ने कुछ करना चाहिए। जो एब्सोल्यूट मोनोपोली की सेक्टर्स में बन गई है, गवर्नमेंट शुड लुक इनटू इट। इट इज नॉट हेल्दी फॉर इकोनॉमी, इट इज नॉट हेल्दी फॉर इंडिया, इट इज नॉट हेल्दी फ्रॉम मार्केट पर्सपेक्टिव ऑल्सो। क्योंकि अगर एक कंपनी डूबती है या ऐसा कुछ होता है तो सेक्टर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। और उसके सेक्टर के कारण अगर समझ लीजिए जैसे आज हम बोलते हैं कि एक वोडाफोन आइडिया डूब रहा था या बैंकरप्ट होने वाला था, कितने बैंक्स इसके साथ डी रेट हो रहे थे जिन्होंने भी लोन दे रखा था। तो अगर एक एयरलाइन या एक सेक्टर में कुछ ऐसा इतना बड़ा प्रॉब्लम आता है और वो रिकवर नहीं कर पाती है, उसके साथ साथ बैंक और कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। यस, आई थिंक दिस इज अ वेरी कंसर्निंग सिचुएशन फॉर इंडिया। बहुत सारे की सेक्टर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मोनोपोली बन गई है। टेलीकॉम है, एयरलाइन है, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर में है वहां पे, एंड सेक्टर्स नीड गवर्नमेंट सपोर्ट। क्योंकि इसमें बड़े इंस्टीट्यूशनल या बड़े बिजनेस हाउसेज ही पैसा लगाने वाले, गवर्नमेंट को एक लेवल प्लेइंग फील्ड करना चाहिए इसमें। और कुछ अभी कुछ तो आप देखिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा किया है कि गवर्नमेंट एफडीआई लिमिट जो है इंश्योरेंस में हटा रही है। तो ऐसे कुछ आपको सेक्टर्स को ओपन करना पड़ेगा, अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा कि फॉरेन प्लेयर्स, जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स है जिनके पास स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस है, वो भी आके इन सेक्टर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो फिर इंडिगो का शेयर 7 शेयर से नीचे आई थिंक 47-48 पे आ गए, तो शुड वी इन्वेस्ट? Yeah, I think there's pain ahead. See, I cannot comment on stocks, but I think as a company there are pain ahead. एक चीज है कि इंडिगो मोनोपोली के कारण एक बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करती थी, या मार्केट पार्टिसिपेंट उनको 67% का मार्केट शेयर था, ऑलमोस्ट कोई दूसरी एयरलाइन उस लेवल पे भी नहीं थी, और एक बहुत हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एपेक्स रिलेटेड सेक्टर है ये। बट जिस हिसाब से इंडिगो ने परफॉर्म किया और ओवरऑल आई थिंक हैंडल किया सिचुएशन को, दैट वाज वेरी बैड। लोगों के पेन या ट्रॉमास अभी भी है, और बहुत सारे कॉर्पोरेट बुकिंग भी अब बोलते हैं कि नहीं, इंडिगो शुड बी देयर सेकंड प्रेफरेंस ऑफ द रिलायबिलिटी फैक्टर। आई थिंक 1-2 क्वार्टर वेट करना चाहिए। दे हैव लॉट मोर ब्यूटीफुल स्टोरीज इंडिया में। 5,000 स्टॉक बीएसई में है, 2,000 स्टॉक एनएससी में है। बहुत सारे आपके पास, यू नो, वी हैव टू मेनी चॉइसेस, वी हैव प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। लेकिन देखो आप हटा भी दो आपके लिस्ट से तो भी आपके पास 1,999 स्टॉक्स है सेलेक्ट करने के लिए। तो और बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं अभी भी अवेलेबल, बहुत सारी पीएसयूज
बहुत करेक्ट होती है और सिंगल डिजिट पी पे मिल रही है आपको, जिनमें 5-6% का डिविडेंड यील्ड है। अब तो जो सिंगल डिजिट की कंपनी सिंगल डिजिट पी पे मिल रही है, स्टेबल रिटर्न, स्टेबल अर्निंग्स एंड 5-6% का डिविडेंड यील्ड, इससे अच्छा इन्वेस्टर को और कैसे। सर माय सेकंड लास्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट थिंग्स हमने बहुत डिस्कस कर ली, बट कुछ ऐसे थ्रेट्स, कुछ थिंग्स जो आपको लगता है कि अगर 2026 में हो गई तो इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट निफ्टी परफॉर्मेंस? देखिए 3 थ्रेट्स है या 3 रेड फ्लैग्स है जिसपे हर इन्वेस्टर को भी ध्यान रखना चाहिए। एक, जो यील्ड कर्व चेंज हो रही है, उसका एक और रीजन भी है कि जिस हिसाब से जापानीज येन का जो कैरी ट्रेड चलता था, वहां इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण वो एक लिक्विडिटी स्क्वीज हो रही है, इसीलिए आप देखिए बिटकॉइन करेक्ट हुआ काफी 20-30%, और उसका ग्लोबल इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, जिस हिसाब से कमोडिटी प्राइसेस भागे हैं, गोल्ड, सिल्वर और सारे के सारे बेस मेटल, इंडस्ट्रियल मेटल्स जिसे हम कॉपर, एल्यूमिनियम बोलते हैं, अगर ये भागते हैं तो इसका कैस्केडिंग इफेक्ट पूरे इंडस्ट्री में देखने मिलता है। कार मैन्युफैक्चरर्स के रॉ मटेरियल महंगे हो जाते हैं, आपके केपेक्स रिलेटेड सब चीजें महंगी हो जाती है, आपके होम डेकोर, वायर ये सब महंगे हो जाएंगे। कॉपर इज अ क्रूशियल प्रोडक्ट। तो एक हाइपर इन्फ्लेशन वाला साइकिल चालू हो जाता है, इट्स टू मच ऑफ मनी। एंड जिस हिसाब से अभी आप देखिए 2 दिन पहले फेड की मीटिंग हुई थी, दे आर अगेन क्यूई कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग, तो और पैसा वापस प्रिंट करेंगे, पब्लिश छापने वाले हैं, उसके कारण इन्फ्लेशन बहुत आ जाएगा। और इन्फ्लेशन इज काइंड ऑफ, एक मॉडरेट इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी, बट अगर हाइपर इन्फ्लेशन आता है तो दैट इज वेरी बैड फॉर इकोनॉमिक्स। लेकिन क्या होता है, आपके कमोडिटी प्राइसेस बहुत फास्ट भागते हैं, सेल्स उतनी जल्दी भागती नहीं है, तो मतलब आपके कॉस्ट साइड बढ़ रहा है, और कॉस्ट मतलब डेबिट साइड का जो कॉस्ट है वो पूरा बढ़ रहा है, सेल कम हो रहा है या श्रिंकफ्लेशन आ जाता है, इसका प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा आता है। तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट या थ्रेट है जहां पे आपको इन्फ्लेशन चेक करना है और क्वांटिटेटिव ईजिंग, और ये नए कुछ ओएफएस या ये नहीं आए। एक और थ्रेट मेरे को लग रहा है कि अगर ये लार्ज कैप आईटी कंपनी, अगर इनमें मास ले ऑफ होता है, जैसे हम जानते हैं कि अभी यूएस में थैंक्सगिविंग और क्रिसमस चल रहा है, जनरली ये बड़ी यूएस की कंपनियां भी उनके फेस्टिव सीजन में ले ऑफ नहीं करती है। तो दिसंबर के बाद जैन फेब में अगर यूएस में मास ले ऑफ होता है, आपने बीच में सुना था अमेज़न 20,000 लोगों को निकाल रहा है, और अगर वैसा मास ले ऑफ यूएस की कंपनी या बिग टेक कंपनी में होता है, तो दैट विल इम्पैक्ट द एंटायर मिडिल क्लास। इंडिया में मिडिल क्लास बना कैसे? आईटी कंपनियों के कारण। आईटी ने इतना बड़ा सैलरी पैकेज दिया लोगों को, एक नया वे ऑफ लिविंग सिखाया इन अ वे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग आज भी करोड़ वाले पैकेजेस नहीं दिखते, इतने बड़े पैकेजेस आईटी में दिखते हैं। तो अगर वो इम्पैक्ट होगा तो हमारा जो मिडिल क्लास बूम है वो स्क्वीज हो जाएगा या वो बर्स्ट होता हुआ देखने मिलेगा, और विच कैन हैव अ बिगर इम्पैक्ट। जो आज हम देख रहे हैं कि बेस कार जो इंडिया में बन गई है वो 20 लाख की हो गई है, उससे नीचे आप कार ले लो तो ऐसा लगता है कि क्यों ही नहीं, आप मतलब आप बताओगे भी नहीं आपके रिलेटिव्स को कि उससे नीचे की कार आपने खरीदी भी है। तो 20 लाख बिकम अ बेस राइट नाउ। ठीक है, तो वो मिडिल क्लास अगर स्क्वीज होता है, उसका सैलरी कट या जॉब कट होता है, तो ये जो हम देख रहे इतने मैसिव हाउसेस बिक रहे हैं, करोड़ों के घर बिक रहे हैं ऐसे हॉट केक के जैसे, तो इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा और ये एक स्पाइरल इफेक्ट देखने मिलेगा पूरे इकोनॉमी के। तो these 3 things would be broadly on my red flag list, but otherwise अगर ये 3 को हटा दो तो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन द मार्केट। सर डिस्कशन तो बहुत होगी, अब मेरी रिक्वेस्ट है आप जाते जाते कुछ स्टॉक्स, कुछ सेक्टर्स हमारे व्यूअर्स को बता पाए तो इन्वेस्ट इन अपकमिंग ईयर। देखिए मैं पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में आई हैव 3 फेवरेट स्टॉक्स और सेक्टर्स आई से। वन इज ऑब्वियसली फाइनेंस, which I think India related stories play करने के लिए सबसे अच्छे सेक्टर है। दूसरा आई थिंक हेल्थ केयर, नॉट फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर एज अ सेक्टर इज वेरी बुलिश, एंड हेल्थ केयर आने वाले टाइम में बहुत एक्सपेंसिव होगा। हेल्थ केयर में आप कॉर्पोरेटाइजेशन देख रहे हैं, हॉस्पिटल्स आर बिकमिंग कॉर्पोरेट, तो ये इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, तो हेल्थ केयर एक्सेस भी इजी हो जाता है सबके पास। बहुत सारे जनों अब हेल्थ इंश्योरेंस लेने का जो रीजन है वो समझ रहे कि हेल्थ इंश्योरेंस इज इम्पोर्टेंट एंड दे आर गिविंग इट अ प्रायोरिटी टू दिस। तो उसके कारण हेल्थ केयर मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा सेक्टर बनेगा। एंड एक और रीजन भी है कि जिस हिसाब से स्ट्रेस बढ़ रहा है, जिस हिसाब से हमारे AQI है, जिस हिसाब से हमारा पोल्यूशन है,
तो हेल्थ इज सबकी खराब हो ही रही है, तो हेल्थ केयर एक सेक्टर है। तीसरा आई वुड से कंजम्पशन। कंजम्पशन में भी ऐसे कंजम्पशन जिसमें जो प्राइस सेंसिटिव नहीं है, जैसे अगर आप बोलोगे बिस्किट या एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, दे आर प्राइस सेंसिटिव, बट वहीं अगर आप अल्को बेवरेजेस देखेंगे, लीकर स्टॉक देखेंगे, दे आर नॉट प्राइस सेंसिटिव। वहां कुछ भी प्राइसेस हो जाए, लोगों को जिनको कंज्यूम करना है। तो वो सेक्टर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है इंडिया पर्सपेक्टिव से। आज भी अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो हमारा उन सेक्टर्स में कंजम्पशन कम है, और ऑलरेडी जितना गवर्नमेंट को टैक्सेस लगाना था, हायर टैक्सेस स्लैब्स में ही वो सारे स्टॉक्स है, स्पेसिफिकली अल्को बेवरेजेस में। तो मेरे को नहीं लगता कि वहां पे बहुत ज्यादा कोई टैक्स बढ़ सकता है, विच इज द ओनली थ्रेट फॉर देम। बाकी तो सब उनके लिए पॉजिटिव ही है। जेनजी आ रहा है, जेनजी कंजम्पशन कर रहा है, ओवरऑल न्यूक्लियर फैमिली बन रही है तो भी कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो आपको दोनों प्ले मिल जाता है, हेल्थ केयर एंड अल्को बेवरेजेस, both contradictory to each other, but I think these sectors along with finance सबके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर, बड़ा अच्छा लगा आज आपसे मिलकर। आई एम श्योर कि व्यूअर्स को आज का पॉडकास्ट देखने के बाद बहुत बेनिफिट करने वाला। थैंक यू मोहित जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू लुधियाना। थैंक यू सर, थैंक यू।